के दूसरे चरण के मतदान में जन का मन क्या है, इसमें आईबीसी 24 की लगातार नजर बनी हुई है। 13 राज्यों में 88 सीटों पर तमाम उम्मीदवार जो हैं उनके किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और आईबीसी 24 का ये महा कवरेज, ये महा बुलेटिन लगातार सुबह 6 बजे से जारी है। रिपोर्टर्स लगातार हर विधानसभा क्षेत्र से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र से नहीं, बल्कि उसके अंदर आने वाली हर विधानसभा क्षेत्र में यानी चप्पे चप्पे में हमारे रिपोर्टर्स पहुंचे हुए हैं। और अब आपको बता देते हैं कि अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, क्योंकि अब देखिए अब जो है वो 10 बज चुके हैं, यानी कि वोटिंग को शुरू हुए लगभग 3 घंटे का समय जो है वो पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान के लिए 3 घंटे के बाद क्या वोटिंग परसेंट है ये भी आपको बता दें। लेकिन मतदान को लेकर जिस तरह से वोटर्स में भारी उत्साह नजर आ रहा है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कुल 1206 प्रत्याशी मैदान में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी मतदान जारी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद, ये वो तमाम सीटें, वो 6 सीटें जहां पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में आज मतदान हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है 3 सीटों पर, जिसमें से राजनांदगांव वो हाई प्रोफाइल सीट जिस पर सिर्फ प्रदेश की नहीं बल्कि देश की निगाहें भी टिकी हुई हैं। उन सीट के साथ महासमुंद और कांकेर में भी वोटिंग सुबह 6 बजे, माफ कीजिएगा 7 बजे से शुरू हो चुकी है। और प्रतिशत आप देखिए, अब तक के प्रतिशत की बात करें तो 15.42% वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है। तो वहीं मध्य प्रदेश कुछ पीछे जरूर है, लेकिन 13.82% वोटिंग यहां पर भी हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में मतदान लगातार जारी है। 3 घंटे के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं, मतदान का प्रतिशत सामने आया है, वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें, टीवी स्क्रीन पर आप उन प्रत्याशियों के चेहरे भी देख रहे हैं जिन प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। अब क्षेत्र वाइज आपको बता देते हैं कि किस तरह से मतदान का प्रतिशत है। अब देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से सतना में 13.59% मतदान हो रहा है। हम राजनांदगांव का रुख कर लेते हैं। वहां से संतोष पांडे, वर्तमान के सांसद और एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी, हमारे सहयोगी सौरभ के साथ मौजूद हैं। सौरभ, बात कीजिए उनसे। बिल्कुल, देखिए हितेश, मेरे साथ जो है राजनांदगांव के भाजपा प्रत्याशी और सांसद भी हैं, संतोष पांडे जी वो हैं। और आप देखिए कि आज वोटिंग का समय हो चुका है, चूंकि ये कवर्धा में है अभी और सहसपुर लोहारा यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पर वोटिंग के लिए सब परिवार जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी है। और चूंकि अभी ब्रेकफास्ट इसलिए भी जरूरी है चूंकि काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। और देखिए पांडे जी के ब्रेकफास्ट में आप देखिए पूरे फ्रूट से ही हैं और वो फ्रूट से ही ज़्यादा खाते हैं, चूंकि अभी गर्मी का समय भी है इसलिए। पांडे जी हमें बताएंगे अभी आप क्या क्या चीज़ खा रहे हैं? अभी तो मैं जूस लिया हूँ और मंदिर से ठाकुर जी को प्रणाम करके आया हूँ। लोहारा जाने की तैयारी है जी। मैं इसमें देखा कि कुछ देर पहले मैडम ने जो है ओठ जो बोलते हैं, रोड जिसको बोलते हैं हनुमान जी का, वो भी है। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है? बिल्कुल, हनुमान जी की कृपा है और भगवान रामचंद्र जी तो साथ ही हैं, क्योंकि भगवान राम की अयोध्या में, राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। रामलला विराजित हो चुके हैं और इस राष्ट्र में वो सबसे बड़ा मुद्दा है जहाँ लाखों लोग, साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, अखाड़ा के, नागा अखाड़ा के 1 लाख से ऊपर लोग बलिदान हुए और अंत में बाबर ने जिसे ध्वस्त किया था, ऐसे उस अवध में राम के मंदिर का निर्माण कराना, ऐसा वातावरण, माहौल तैयार कराना, ये तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे। आप कुछ देर पहले, हम भी इनके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सवेरे से हम भी चल रहे हैं। कुछ देर पहले मैडम ने आपको मिठाई खिलाया है। 4 जून को मिठाई रहेगा यथावत? बिल्कुल, मिठाई भी रहेगा, लड्डू भी खिलाएंगे और खाएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे लोकसभा में कमल खिलेगा और मुझे विश्वास है पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीट में और लोग मिठाई खाएंगे। भूपेश बघेल कोई चैलेंजेस रहा है क्या पूरे चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान? आपको लेकर जो है काफ़ी हमलावर रहे भूपेश बघेल, कहा कि लापता सांसद हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने कैसे उनके जवाब दिया? भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो सबसे ज़्यादा उनके भ्रष्टाचार पर, उनके सौम्या के ऊपर, उनके सट्टा के ऊपर, उनके शराब के ऊपर प्रहार करने में मैंने कभी कमी नहीं किया। और ये कभी कोई चुनौती नहीं है।
भूपेश बघेल के जो करतूत है, राजनांदगांव के इंदिरा कला यूनिवर्सिटी को उन्होंने रायपुर ले जाने का प्रयास किया, जिसका हमने विरोध किया, खैरागढ़ बंद कराया, अनशन कराया, चक्का जाम कराया, रोका। राजनांदगांव से एडीबी का कार्यालय वो उठा के ले गए, राजनांदगांव से, और वो सेतु निगम का कार्यालय ले गए। तो क्या ये राजनांदगांव लोकसभा यहाँ की जनता नागरिक नहीं है? वास्तव में राजनांदगांव के प्रति उनका जो बैर, जो द्वेष है वो दिखता है। भूपेश बघेल थे कहाँ जी जब यहाँ ध्वज प्रकरण हुआ, झंडे का अपमान हुआ, और जब यहाँ लोगों के ऊपर बलवा की धाराएं लगाई गई थी? ये कब आए थे भूपेश बघेल? ठीक है सर, आप समझ गया, काफी आप भी आक्रोशित हैं और आपके भी तेवर दिख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है, और जो कांग्रेस कह रही है वही मेरा सवाल है, कि आप लोग बीच चुनाव में मछली, मटन, मुर्गा, मस्जिद, मंदिर, ये सब कहाँ से ले आए? बीच चुनाव में नहीं, हमारा जो मंदिर का मामला है ये हमारे जनसंघ के ज़माने से है, ये कोई भाजपा के समय से भी नहीं है। धारा 370 हम हटाएंगे, भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर का हम निर्माण करेंगे, 3 तलाक हम समाप्त करेंगे। तो ये अभी से हमारा नहीं है जी, ये हैं कांग्रेस के लोग जिनका राम से कोई वास्ता नहीं रहा। ये राम नाम जपना जो चालू किए थे, इनके जो राहुल गांधी है, इनके जो लोग हैं कर्नाटक में जिन्होंने HIV, डेंगू, मच्छर, सनातन को इन्होंने क्या क्या नहीं कहा। आप जनता के बीच जा रहे हैं, 3 चीजों को बता रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपका पुराना रिकॉर्ड क्या रहा है, कितने मतों से आप जीते थे? राजनांदगांव लोकसभा में भूपेश बघेल शासन में थे और राजनांदगांव लोकसभा 1,11,000 वोटों से जीत हुई थी। इस समय ये आंकड़ा बढ़ेगा। अब हम 3 विधानसभा में है और विगत विधानसभा का यदि टोटल काउंट करते हैं तो भी हम लीड पे हैं। हम 8 में 8 विधानसभा में जीतेंगे। तो आपने सुना हितेश, संतोष पांडे जी जो काफ़ी उम्मीद रख रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि इस बार फिर से जीतेंगे। जैसे उन्होंने बताया कि पुराना रिकॉर्ड जो है 1,11,000 था। अब देखना होगा 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो छत्तीसगढ़ और पूरे राजनांदगांव में कौन सांसद बन रहे हैं। और आप देखिए ब्लैक टी ले रहे हैं ये, और निश्चित रूप से भी इनको पूरा दिन भर आज घूमना है। इनका शेड्यूल आज जो है सहसपुर आ रहा है, फिर राजनांदगांव है, फिर डोंगरगढ़ है। तो और हालांकि सौरभ, जो मेहनत जमीन पर करनी थी वो मेहनत तो अब हो चुकी। अब जनता की बारी है, जनता आज अपना फैसला सुना रही है। और चूंकि राजनांदगांव सबसे हाई प्रोफाइल सीट है रचना, पूरे देश भर में इस सीट की चर्चा हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा इस सीट से दांव पर लग गई है। संतोष पांडे वर्तमान में यहां पर सांसद हैं और अपनी जीत को लेकर आश्वस्त वो नजर आ रहे थे। इन सब के बीच देश भर से कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो भी लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना वोट कास्ट किया है। तो देखिए, दिग्गज भी अब अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं, मतदान करने पहुंच रहे हैं। वसुंधरा राजे बीजेपी नेता ये भी पहुंची हुई हैं, इन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। पी विजयन इस वक्त पहुंचे हुए हैं, उनकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों को दिखाने के साथ ही हमारा उद्देश्य ये, कोशिश यही कि आपको भी हम ये संदेश दें, ये अपील आप सभी से करें कि आप भी अपने घरों से निकलें और मतदान जरूर करें। 6वीं तस्वीर आप देख रहे हैं कांग्रेस नेता वैभव गहलोत की, जो कि खुद भी प्रत्याशी हैं, इन्होंने भी वोट डाला है। वहीं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह भी अलसुबह पहुंचे कवर्धा से, इन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। वहीं शशि थरूर ने भी आज अपना वोट कास्ट कर लिया है, प्रत्याशी हैं और दूसरे चरण में इनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। ये वो तमाम चेहरे जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी, अपने अधिकार का प्रयोग किया है। और अब आपकी बारी है, आप भी पहुंचे। देखिए किस तरह से युवा वोटर, महिला वोटर्स, बुजुर्ग वोटर और दिव्यांग वोटर्स भी मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। ये तमाम वो तस्वीरें जो सुबह 6 बजे से हम यानी IBC 24 आप तक पहुंचा रही है। और हर तस्वीर को दिखाने के साथ ही हम अपील कर रहे हैं कि आप भी मतदान जरूर करिए, सरकार अपनी चुनिए, क्योंकि एक एक वोट जो है वो मायने रखता है। और कहा जाता है जैसे रक्तदान महादान होता है, वैसे ही मतदान भी महादान होता है, क्योंकि एक एक वोट मिलकर देश का निर्माण करता है। तो महिला वोटर्स, बुजुर्ग वोटर्स की तस्वीरें आप देखिए। दूसरे दौर का दंगल देश में जारी है। मध्य प्रदेश की 6 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर लगातार चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण का ये मतदान, जिसमें 1000 से भी ज्यादा प्रत्याशी मैदान में, 1206 प्रत्याशियों की किस्मत आज दांव पर लगने वाली, और लगातार चर्चा भी हम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो 88 सीटें और 88 सीटों पर देश भर में इस वक्त
वोटिंग चल रही है। जी। तमाम दिग्गज भी वोट डाल रहे हैं, आम लोग भी वोट डाल रहे हैं और हर वर्ग में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस पर इस दौरान अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ में नए मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ में नेहा बग्गा नजर आ रही है स्क्रीन पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में धनंजय ठाकुर जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सरमन नगेले जी इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नेहा जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें, 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 9 के 9 सीट पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी काबिज है। इस बार इस फेज में क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अलग तरह का प्रचार इस बार देखने को मिला फर्स्ट फेज के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले तो मैं आईबीसी देखने वाले सभी व्यूअर्स से आग्रह करती हूँ कि आपके यहाँ पर अगर मतदान आज हो रहा है तो अपने घर से बाहर निकल कर लोकतंत्र का जो ये महापर्व है उसमें आप भी शामिल होइए। सबसे पहले वोट कर आइए। ये बहुत आवश्यक है कि अपनी सरकार के लिए, अच्छी सरकार के लिए, देश में चलने वाली सरकार के लिए आप अपने फैसले स्वयं लें। हितेश जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जिस तरीके से मोदी जी ने गारंटी दी है, चाहे मोदी की गारंटी देश का विकास हो, देश की अर्थव्यवस्था हो, सनातन का परचम हो या भारत की विश्व में साख हो, अंतिम पंक्ति में पहुंचने की बात हो और बेसिक से जहां से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया वो देश की जनता ने बहुत करीब से देखा है। 55 साल कांग्रेस रही पर फिर भी प्रधानमंत्री जी को आके महिलाओं की चिंता करनी पड़ी कि उनको अपमान का सामना ना करना पड़े। शौचालय बनाने से लेकर आज चाहे उज्ज्वला के गैस सिलेंडर हो या बेसिक जितनी भी जरूरतें थी वहां से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की और जनता ने उनको आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। मैं स्वयं इन 9 सीट पर होकर आई हूं और जिस प्रकार से जनता में उत्साह था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का झंडा देख के, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देख के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखकर लोग खुद से बोलने लग जाते हैं कि अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार। ये स्पष्ट दिखाता है कि जो कार्य किए गए हैं वो फलीभूत हुए हैं। जनता में भी उत्साह है और वो चाहते हैं कि कड़े फैसले लेने वाली सरकार आए, देश हित की सरकार आए, राष्ट्र निर्माण की सरकार आए, प्रगति विकास की सरकार आए। तो कुल मिलाकर नेहा जो हैं काफी आशान्वित हैं कि 9 सीटें जो खासतौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हैं, वर्तमान में भी बीजेपी है और आगे भी यहाँ पर बीजेपी का ही वर्चस्व देखने को मिलेगा। मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा इस पर प्रतिक्रिया के, लेकिन इन सब के बीच में सतना से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश सिंह, जो कि वर्तमान में भी सांसद हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। माहौल जो है इतने दिनों से चल रहा था, राम मंदिर, कई मुद्दे उसमें चल रहे थे। आज घड़ी है जब लोग अपना मत देंगे, अपना मन जो है वो व्यक्त करने के लिए वोटिंग बूथ तक पहुंचेंगे। क्या देखते हैं, किस तरह से उत्साह दिख रहा है यहाँ पर? मोदी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है और यही वजह है कि आज लोगों का विश्वास उनके साथ जुड़ा हुआ। कई ऐसे कठिन कार्य थे जो उनके शासनकाल में हुआ और इस चुनाव में वो काफ़ी प्रभावी था। चाहे वो जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटाने का मामला हो, चाहे भगवान राम का मंदिर बनाने का मामला हो, गरीब कल्याण योजनाएं हो, देश की अर्थव्यवस्था को जो उन्होंने मजबूती प्रदान किया, कोविड जैसी महामारी से देश को बचाया। ऐसे अनेकों कार्यक्रम हैं उनके जो लोगों को बहुत प्रभावित किया है। और विशेष रूप से मैं कहूँ कि जो पढ़ा लिखा मतदाता है उनके मन में इतना विश्वास है कि देश बहुत तेज गति से आगे मोदी जी के नेतृत्व में जा रहा है। गरीब आदमी का विश्वास इस बात से जुड़ा है, उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें थी जिसके लिए वर्षों से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो बुनियादी ज़रूरतें मोदी जी के आने के बाद पूरी हुई। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, इसलिए समाज के हर वर्गों का मोदी जी के साथ विश्वास मजबूत हुआ है। और इस चुनाव का वही सारा माहौल है। एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई लड़ाई तो है नहीं। जनता ने तय कर लिया कि देश की बागडोर मजबूत हाथों में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना। लेकिन सतना सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दूसरे चरण में सबसे हॉट सीट जो है सतना को बताया जा रहा है। क्या लग रहा है कुछ चुनौती जो है वो दूसरे उम्मीदवार यहाँ पर पेश कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है और ऐसा कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति नहीं है। और मुझे लगता है कि जो मुद्दे हमारे हैं उन मुद्दों को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और बहुजन समाज पार्टी तो एक्सपोज हो चुकी है पूरी तरह से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ाई में होगा। कई राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से उठ रहे थे। कहीं मंगलसूत्र की बात कोई उठा रहा है, कहीं परिवारवाद की बात उठाई जा रही है। क्या लग रहा है इन मुद्दों से सतना में कुछ असर दिखाई देगा क्या?
देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये राजनीति के आधार तो बनते कि संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा ये मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री जी, ये देखा जा रहा है कि इन चुनावों में भी जो विकास के मुद्दे थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह इतर नए इश्यूज और नॉन रेलिवेंट इश्यूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहना कि कि आप देखिए सतना के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत हमारे संवाददाता कर रहे थे, वो भी काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। और अब पैनल का रुख कर लेते हैं। नेहा बग्गा जी भी जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रही थी जीत के लिए। धनंजय जी, मैं आपसे इस वक्त सवाल करना चाहूंगी। आपने ये सारी बातें भी सुनी, जो बयान है वो भी सुने, नेहा बग्गा जी को भी आपने सुना, सभी आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपनी जीत के लिए। लेकिन आपकी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि पहले चरण के जब चुनाव हुए तो पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को समझ में आ गया कि उतनी सीटें नहीं मिल रही है और इसीलिए दूसरे चरण के पहले ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की गई। इसका क्या आधार था? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से 13 राज्यों के 88 लोकसभा क्षेत्र की जनता से आह्वान करूंगा, वो इस देश में एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री चुनने के लिए निश्चित तौर पर बाहर जाकर मतदान करे। इस देश में जो किसानों पे अत्याचार हुआ है, जो नौजवानों पे जो अत्याचार हुआ है, जो महंगाई बढ़ा है और जिस प्रकार से महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया है डबल इंजन की सरकार में, इसके खिलाफ बाहर निकलकर मतदान करे। इस देश की सुरक्षा के लिए मतदान करे और ये जो अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं इनके खिलाफ मतदान करें, निश्चित तौर पर मतदान करें, क्योंकि ये देश इन मतदाताओं के हाथ में है। वो देश जो आजादी के बाद जो आधुनिक भारत बना था, वो देश जो आजादी के बाद तरक्की किया, वो देश आजादी के बाद संसाधन से भरपूर रहा है। उसके बाद इस देश की जनता को संसाधनों की कमी से जूझना पड़ा है। कोविड काल के दौरान में मणिपुर में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार में महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया है, ये दुखद विषय रहा है। जिस प्रकार से आप देखेंगे जंतर मंतर में पहलवान बेटियों को धरना देना पड़ा है भाजपा शासन के शोषण के खिलाफ, ये दुखद विषय रहा है। जिस प्रकार से बलात्कारियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है, बहुत दुखद विषय रहा है। तो निश्चित तौर पर देश के मतदाताओं को आज बाहर निकल के इस देश में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान करना चाहिए और उनके सांसद जिसकी निष्क्रियता का परिणाम उस लोकसभा क्षेत्र में मिला, उस सांसद को बदलने के लिए मतदान करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव के जो सांसद जो निष्क्रिय हैं, जो कभी जनता के बीच नहीं गए, और मैं तो सबसे ज्यादा धन्यवाद आईबीसी चैनल को दूंगा जो राजनांदगांव के एक निष्क्रिय सांसद जिसे जनता ढूंढ रही थी उसको विदाई के वक्त आपके चैनल में दिखा दिया है। तो निश्चित तौर पर जनता बदलाव के लिए आज वोट करने जाएगी, बढ़ चढ़कर मतदान करेगी और देश कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद एक और गति के साथ आगे बढ़ेगा, जो 2014 के पहले देश तरक्की कर रहा था। लेकिन धनंजय जी, इन सब के बीच में बहुत आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया, खासतौर पर आपके मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए कि लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस पार्टी की नजर है, लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस पार्टी का पंजा चलने वाला है, मंगलसूत्र तक का जिक्र यहां पर कर दिया। तो ये चुनौती बनेगा, सीधा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं खासतौर पर दूसरे फेज में। धनंजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे नरेंद्र मोदी जी हो या चाहे अमित शाह जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, कोई भी नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, उसके पास नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल के उपलब्धि नहीं बताने के लिए। और इस देश ने देखा है किस प्रकार से इस देश की महिलाओं को अब महंगाई और बेरोजगारी के चलते अपने मंगलसूत्र को बेचना पड़ा है। एक मीडिया की रिपोर्ट है कि बीते 2 वर्ष जब कोविड काल था, उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी और जो मजबूरियां रही है, उसके चलते हमारे देश के माता बहनों ने अपने सुहाग के निशानी जो मंगलसूत्र होता है
जो उनके हाथ के कंगन होते हैं, उनकी अंगूठियां होती है, कान की बालियां होती है, ऐसे लगभग 60,000 करोड़ से अधिक जेवर को बेचे हैं। मीडिया का रिपोर्ट है। और तो और नरेंद्र मोदी जी का दिल नहीं पसीजा इन महिलाओं की तकलीफ को देखकर। वो दुकानदार जो सोना चांदी का व्यवसाय करता है, वो उसका मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि जब महिलाएं मंगलसूत्र अपना बेचती है, अपने सुहाग को ठीक है नेहा जी, आप कुछ कहना भी चाह रही हैं। दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया गया है और फर्स्ट फेज में जिस तरह से कम वोटिंग हुई उसके बाद बीजेपी घबरा गई, ये लगातार कांग्रेस भी कहती है और यही वजह है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। नेहा अपनी बात रखिएगा प्लीज। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास बताने के लिए उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं है। जब से आपने पूछा, वो कुछ भी नहीं बता पाए कि मैनिफेस्टो में क्या कहा, क्या करने वाले हैं, या 55 वर्षों में क्या किया था। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि इस देश का निर्माण या इस देश को जन्म देने से लेकर आज तक जो हुआ वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ही देन है। और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीवन स्तर सुधारने का काम किया है प्रत्येक व्यक्ति का। अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, देखिए हितेश जी, अगर वाटर बाउंड्रीज में जाएंगे तो बहुत सी चीजें हैं कि कांग्रेस ने आइटम से लेकर तंदूर में भूंजने तक का महिलाओं को काम किया है। पूरी डिबेट में अभी लगभग 40 मिनट का समय बचा है और 40 मिनट में कांग्रेस के प्रवक्ता को देती हूँ कि 10 कांग्रेस की महिला आधारित 55 साल की योजनाएं बता दें। प्रधानमंत्री जी ने आते ही महिलाओं से जो विमेन सेंट्रिक योजनाएं होती थी, विमेन लेड सरकार चलाने का काम किया है। और आप देखिए कि चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे 50% की आबादी को 33% का आरक्षण जैसे कड़े निर्णय हो, या फिर महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास में प्राथमिकता देने की बात हो, अनेक योजनाएं आई कैन कीप ऑन टेलिंग, पर कांग्रेस पार्टी केवल ठीक है धनंजय जी, भी छोड़िए 5 योजनाएं महिला। धनंजय जी बताइए, 5 योजनाएं बता दीजिए। 55 साल में कांग्रेस पार्टी ने पहली योजना क्या किया महिलाओं के लिए? पहली योजना इस देश में राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में महिलाओं को मजबूत और नेतृत्व देने के लिए आरक्षण लागू किया है, पहली योजना। और उसके बाद मुझे लगता है कि नेहा बग्गा जैसे हमारी बहनें पंचायती राजों का नेतृत्व की है। दूसरी बड़ी बात, महिलाओं को लेकर हमारी सरकार ने बहुत सारी स्वास्थ्य योजनाएं बनाई, बहुत सारी शिक्षा की योजनाएं, बहुत सारे उनको स्कूल कॉलेज प्रभात बनाने का काम किया, बहुत सारे सरकारी पदों पर भर्ती देने का काम किया। तीसरी बात, इस देश को महिला प्रधानमंत्री किसी ने दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इस देश को महिला राष्ट्रपति किसी ने दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। इस देश को अगर लोकसभा के महिला अध्यक्ष बनाने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तीसरी बड़ी बात, महिलाओं को लेकर चाहे उनके शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उनके रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने कोई नरेंद्र मोदी जी की तरह धोखा नहीं दिया महिलाओं को कि 33% आरक्षण हम लागू कर दिए, इसलिए उसका लाभ इस बार नहीं मिलेगा, आने वाले 5 साल मिलेगा जब नरेंद्र मोदी जी की विदाई हो जाएगी। हमने कोई महिलाओं को नरेंद्र मोदी की तरह धोखा नहीं दिया है कि उनके 103 करोड़ महिलाओं के हाथ से रोजगार छीन लिया जाए। हमने नरेंद्र मोदी जी की तरह महिलाओं के मामले में चुप नहीं रहा है। जब मणिपुर में महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जाता है तो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आवाज नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी नेहा बताइए, बोलिए नेहा जी, बोलिए। धनंजय जी, वैसे चैलेंज नेहा जी ने ये दिया था। एक मिनट धनंजय जी, चैलेंज उन्होंने ये दिया था कि योजनाओं का जिक्र करें। हालांकि आपने बहुत धाराप्रवाह तरीके से अपनी बात रखी है। नेहा जी भी कुछ कह रहे हैं, कुछ सुन लेते, फिर सरमन जी के पास जाएंगे। हितेश जी, ये हकीकत है और इसीलिए मैंने जनता से अपील की थी कि राष्ट्र निर्माण के लिए अंतिम पंक्ति में जिस सरकार ने काम किया उसके लिए वोट करिए। क्योंकि कारण यह है कि 55 साल केंद्र में और विभिन्न राज्यों में रहने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता यहाँ पर जो बैठे हैं वो कांग्रेस पार्टी की 5 से 10 योजनाएं महिला आधारित नहीं बता पा रहे। अगर मैं शुरू करूंगी कि एक मुख्यमंत्री इनका कहता है कि महिलाएं सीएम थे, शर्म करनी चाहिए इनको। अगर मैंने उत्तर प्रदेश में दिग्विजय सिंह कहते हैं कि महिला ठीक है नेहा जी, धनंजय जी, आप दोनों से फिर से सवाल एक बार करेंगे। इस वक्त शर्मन नगेले जी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा उनका भी मत जान लेते हैं। शर्मन जी, देखिए, जब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तो महिला वोटर्स नजर आ रही हैं। निर्णायक भूमिका में आपको लगती है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में महिला वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि उन्हीं को लेकर योजनाएं बन रही हैं, उन्हीं को लेकर बयानबाजी हो रही है और फिर महिला वोटर्स काफी ज्यादा इस बार जागरूक भी नजर आ रही है।
देखिए रचना जी, सबसे पहले तो मेरा जहाँ जहाँ मतदान मध्य प्रदेश के विधान लोकसभा क्षेत्रों में और देश में हो रहा है, तो सारे काम छोड़ दें, सबसे पहले वोट करें जो मतदाता हैं। इसके साथ साथ किसी चीज़ से प्रभावित हुए बिना नैतिक मतदान अवश्य करें। देखिए रचना जी, जो आपने कहा है कि महिला, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं सारे राजनीतिक दलों का कि कम से कम इस चुनाव में महिलाओं को उन्होंने केंद्र बिंदु में ला दिया। महिलाएं हमेशा से केंद्र बिंदु से गायब रही हैं, हमेशा से दूसरे मुद्दे हावी रहे हैं। तो दोनों राजनीतिक दल, क्या सारे राजनीतिक दल, यदि महिलाओं को इस लोकसभा क्षेत्र में यदि प्रतिनिधित्व दे देते, टिकट दे देते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सांसद का उम्मीदवार बनाते तो और बेहतर होता। लेकिन चलिए ठीक है, कम से कम चर्चा तो कर रहे हैं। लेकिन चर्चा के साथ साथ जब ये जो महिला आरक्षण बिल अभी जो पास हुआ है, हालांकि इसे अभी लागू नहीं हो पाया क्योंकि अभी इसमें सेंसस होना है, डिलिमिटेशन होना है और एक आयोग के माध्यम से सारी चीज़ें होना है, उसमें लंबा समय लगेगा। तो सारे राजनीतिक दल महिला आरक्षण के पक्ष में अपना एक साथ बैठकर और उसको एक ध्वनि मत से पारित कराया, अगले सत्र में जब भी वो लागू हो। तो मेरा ये दूसरा देखिए ये है कि ठीक है कि जो अभी कांग्रेस के विषय में जो बात मंगलसूत्र की कही जा रही है माननीय मोदी जी के माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से, देखिए राजनीतिक जो टीका टिप्पणी करना तो ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि महिलाओं के लिए केवल मंगलसूत्र नहीं है। महिलाओं के लिए आप जो है ना, उनको स्टार्टअप में क्या सुविधाएं दे रहे हैं, आप उनको स्पोर्ट्स में क्या सुविधाएं दे रहे हैं, आप इंडस्ट्री में क्या दे रहे हैं। चलिए, लेकिन इन सब के बीच में सरपंच जी एक महत्वपूर्ण बात ये भी, चूंकि आज तो मतदान हो रहा है, ये योजनाएं और इन सबको बातें हो गई, अब जनता अपना फैसला सुना रही है। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों का अगर आप देखें आकलन, किस तरह का समीकरण रहा। ये 6 के 6 सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास में है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर इस बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बहुत दमदार तरीके से हम लोग इस बार चुनौती दे रहे हैं। आप इन 6 सीटों के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं सरमन जी? देखिए, वैसे तो परंपरागत रूप से भाजपा के लोकसभा क्षेत्र हैं वो, लेकिन इस बार थोड़ा सा कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार कहीं कहीं टक्कर दे रहे हैं और निश्चित रूप से जो अभी जो मतदान चल रहा है, इसके पहले जो मतदान हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीजेपी के लिए चुनौती तो है। लेकिन अब जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नाराजगी है मतदाताओं में, उसको मतदान में कैसे तब्दील करा पाते हैं, ये उनकी अपनी मेहनत का, उनकी संगठन की कुशलता का परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में इसलिए हताशा है क्योंकि जो जिस तरह की जो बयानबाजी हो रही है ना, देखिए यदि चुनाव जब आपका 400 पार पर हो रहा था तो फिर ये चुनाव जो है ना, जो मुद्दा विहीन कैसे होता जा रहा है। आप अपने चुनाव घोषणा पत्र की बात कीजिए, आप अपनी विचारधारा की बात कीजिए, लेकिन बात आज जो है ना बहुत ही स्तरहीन हो रही है दोनों राजनीतिक दलों के माध्यम से। माननीय राहुल गांधी जी देश के सरमन जी की इस बात पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। कहां 400 पार के नारे के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभियान की शुरुआत की, ऐसे में कहने को, बताने को 10 साल की पूरी विरासत सामने थी, फिर इन मुद्दों पर चर्चा क्यों हो रही है जो कि असल मुद्दे नहीं है? नेहा जी जवाब दीजिएगा इसको। देखिए शर्मन जी जो कह रहे हैं, मैं आंशिक तौर पर उससे सहमत हूं और अक्सर शर्मन जी को एक आइडियोलॉग की तरह लिया भी जाता है, निष्पक्ष होकर बात करते हैं। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो, अपनी विचारधारा पर ही चल रही है और हितेश जी, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तो साल दर साल जब भी चुनाव आते हैं बदलता चला जाता है। बताइए कौन सी कंटिन्यूटी में चल रही है। अब 5 चीजें पूछ लूंगी तो उस पर भी भय करके इधर उधर होने लग जाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। आज कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें वाटर मैनेजमेंट का जो हिस्सा है उसमें आप जानते हैं न्यूयॉर्क के बफेलो रिवर की तस्वीर लगी हुई है। एनवायरमेंट क्लीनलीनेस पे जो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, चिर युवा है राहुल गांधी, उनका जो फेवरेट डेस्टिनेशन है उसमें थाईलैंड की तस्वीर लेकर आए हुए हैं। और उसी प्रकार से खड़गे जी तो खुद मैनिफेस्टो रिलीज करते करते अपने नेताओं से, कोर टीम से कहने लगे भैया थोड़ी सी ताली तो बजा दो, क्योंकि इतनी नीरसता थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने चाहे कहा कि 370 हटाएंगे, 370 हटाने का काम किया। लेकिन नेहा जी अभी 2 दिन पहले ही दक्षिण भारतीय किसी इलाके में, बेंगलुरु में शायद, राहुल गांधी ने यह बात कही कि मैनिफेस्टो को देखकर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है कांग्रेस पार्टी के। इस पर क्या कहेंगे? देखिए
देखिए, मुझे लगता है कि जब भारत आत्मनिर्भर बनने जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी का फेवरेट डेस्टिनेशन थाईलैंड और बफेलो रिवर की तस्वीरें देखकर तो देश में ना कोई प्रभावित होगा और ना कोई घबराएगा। मूल ये है कि भाजपा ने जब जो अपने संकल्प पत्र में कहा है उसको पूर्ण करके दिखाया है। चाहे यूसीसी की बात हो, उत्तराखंड से शुरुआत हो गई है, आप देख रहे हैं। चाहे धारा 370 की बात हो, वो हटा दी गई है। भव्य राम मंदिर की बात हो, वो कर दिया गया है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की बात हो, मैंने आपसे कहा कि जो एक पार्षद का, जो एक विधायक का कार्य हुआ करता था, वो प्रधानमंत्री जी ने फ्रॉम द स्क्रैच इस देश में शुरू किया है। आज नल के माध्यम से जल जनता को पहुंचाया जा रहा है। जो तुष्टीकरण से बिजली काट दी जाती थी, आज प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच धनंजय जी, आपके मैनिफेस्टो को लेकर जिस तरह से लगातार निशाने पर लिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? चूंकि नेहा जी ने भी कहा कि मैनिफेस्टो में बताने के लिए आप लोगों के पास ज्यादा कुछ है नहीं, और कुछ ऐसी बातें रख दी हैं जिसमें आपत्तियां हो रही हैं और उसकी वजह से खुद आप लोग फंस रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि नेहा जी को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थाईलैंड और अन्य देशों के बारे में बेहतर तरीके से पता होगा। इसीलिए यहाँ के जो मैनिफेस्टो बना है, जिसमें ये कहा गया है कि इस प्रदेश और देश के युवाओं को कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 30 लाख सरकारी पदों पर भर्ती दिया जाएगा, 50% उस पदों पर महिलाओं को आरक्षण का अधिकार दिया जाएगा, इस देश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी, कर्ज मुक्त किया जाएगा। हमारी माता और बहनें जो नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान अपने मंगलसूत्र को बेचने मजबूर हुए हैं, उनको हम 1 लाख रुपए सालाना उनके खाता में जमा कराएंगे। हम यहाँ के श्रमिकों को मनरेगा के माध्यम से प्रतिदिन 400 रुपए का वेतन देने का वादा किए। हमने यहाँ के जो हिस्सेदारी न्याय की बात की है, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी को उनके संख्या के आधार पर उसको अधिकार देने की बात की है, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इन सभी वर्गों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अगर महंगाई पे बात करेंगे तो भाजपा नेता बांग्लादेश, अमेरिका और अफ्रीका की बात करते हैं। आप इस देश पर बेरोजगारी की बात करते हैं तो भाजपा नेता विदेश की बात करते हैं। तो ये भाजपा नेताओं का विदेश प्रेम है। अगर देश के लोगों के प्रेम होता तो नरेंद्र मोदी जी ने भी वादा किया। चलिए, लेकिन धनंजय जी, इन सबके बीच में जो हमने दिल्ली से एक महत्वपूर्ण खबर दिखाई, वीवीपैट केस को मिलान की बात को लेकर याचिका लगाई गई थी। बैलेट पेपर से वोटिंग कराने को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्ष के नेता ये बात करते रहे हैं। सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि यथावत जो प्रक्रिया चल रही है ये इसी रूप में चलेगी। इस पर आपकी प्रतिक्रिया धनंजय जी? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुआ है, जो उसमें निर्णय आया है, उसके पूरे विवेचन और पढ़ने के बाद बाकी चीजें बोला जा सकता है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर कोई सवाल नहीं उठाते हैं। और हमारे घोषणा पत्र में आप देख लीजिएगा, हमने घोषणा पत्र में स्थान दिया है कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम इसमें संशोधन करेंगे। चुनाव जरूर ईवीएम से होगा, लेकिन साथ में वीवीपैट की जो पर्ची है उसको गिनने की भी व्यवस्था हम लागू करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र में है और हम माननीय न्यायालय के किसी भी प्रकार से विवेक पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में हमने जनता के आगे अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है। नेहा जी, इस पर तो प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी ही मैं, लेकिन इसके साथ ही मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रही हूं। डिजिटल मोड पे जिस तरीके से अब चुनावी कैंपेन चलाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किसी पार्टी विशेष का फेवर करते तो नजर नहीं आते, उनका प्रचार करते तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन वो मोदी सरकार का, मोदी की गारंटी का विरोध करते जरूर नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया में जिस तरह की कैंपेनिंग हो रही है, इसका असर कहीं ना कहीं वोटर्स पर पड़ेगा और खासतौर पर यूथ पर? देखिए, कांग्रेस के टूल किट एजेंडा को तो बहुत पहले से हमने आंदोलनों में भी बीच में देखा कि किस तरीके से एक ही प्रकार की ट्वीट, एक ही प्रकार की फोटोग्राफ्स, एक नहीं हजारों लोगों ने पोस्ट की थी और वो टूल किट एजेंडा एक्सपोज भी हुआ कि कांग्रेस की कौन कौन से नेता उसको लीड कर रहे थे, कांग्रेस का आईटी सेल किस तरीके से लीड कर रहा था। और फिर चाहे झूठ फैलाना हो, चाहे अभद्रता फैलानी हो, जो अभी सुप्रिया श्रीनेत ने चुनाव के बीच में की, जो इनकी आईटी प्रमुख है, ये हमारे सामने है। पर जनता आज बहुत जागरूक है, वो तथ्यों को जानती है, वो समझती है कि कांग्रेस पार्टी, अब वे कह रहे हैं कि थाईलैंड से भारतीय जनता पार्टी परिचित है। अरे भैया, आपके पास कुछ आत्मनिर्भर होता, आपके पास कुछ देश में गर्व करने के लिए होता 55 वर्षों का, तो आप शायद भारत की तस्वीरों का इस्तेमाल करते। पर थाईलैंड की पिक्चर और बफेलो रिवर की पिक्चर जो है वो आपने इस्तेमाल की है अपने मैनिफेस्टो के अंदर। और जो मुस्लिम लीग का, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, ये जनता बहुत करीब से देख रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो सोशल मीडिया है उसमें अगर नेगेटिव एनर्जी है, जो पेसिमिस्टिक ऑपोजिशन। चलिए नेहा जी, आपकी बात को पूरा इससे पहले लेंगे।
जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर कुछ रिएक्शन सारे एक बार सुन लेते हैं कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूंसी बाय कंस्टिट्यूंसी करी जाती है उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्नट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्नट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्नट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरख्वास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटिशन डिस्पोज ऑफ कर दी। प्रशांत सर, चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं और अभी 7 चरण का चुनाव है, इंग्लिश में हम बोल देते हैं। सो टुडे तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला था इस पर इस वक्त आप प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे। पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, शर्मन नगेले जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे भी इस पर प्रतिक्रिया ले देते हैं। शर्मन जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया, इस पर आपकी भी प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। देखिए रचना जी, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की जो भी याचिकाएं लगी थी उनको खारिज किया था, ठुकरा दिया था। और ठीक है, इस चुनाव के पहले भी बहुत सारी याचिकाएं लगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों के साथ में ठुकरा दिया, जैसा कि प्रशांत भूषण जी ने बताया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी, दिग्विजय सिंह जी ने या सैम पत्रोदानी ने भी ये कहा था कि नहीं ईवीएम से वोट ना हो, बैलेट पेपर से हो। लेकिन आज कुछ दूसरी बातें हो रही उनके नेताओं के द्वारा, जैसे कि धनंजय कह रहे हैं। देखिए, ये अच्छी बात है कि भाई आप डिजिटल इंडिया के दौर में जी रहे हैं, आप डिजिटल एज में जी रहे हैं, तो यदि ईवीएम से वोटिंग हो रही है तो इसमें तकलीफ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो मैं तो इस बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष जितनी भी चुनौतियां आई हैं, कभी भी किसी ने हैकिंग का या ईवीएम से छेड़छाड़ का प्रमाण अभी तक नहीं दिया है। ये बहुत पारदर्शी और बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिस है जो चल रही है। अब देखिए, जहां तक जो बाकी जो चीजें चल रही हैं वो तो चलती रहेंगी, और अब बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्णय लेना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 जो शर्तें जोड़ी हैं उस पर वो एग्जामिन करेंगे। हालांकि अभी 2 फेज का तो मतदान हो गया है, अब ये कैसे क्या होगा बाकी फेज का, 5 फेज का, कि उसमें वो जो पहले मतदान हो गया है और उसके साथ में क्या होगा, ये तो अब एक सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अभी जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो चल रहा है उसी के तहत चीजें होंगी। नेहा जी, इस वक्त एक प्रतिक्रिया में चूंकि हम देख रहे हैं, तेजस्वी सूर्या आपकी पार्टी के वरिष्ठ एक युवा नेता हैं और एक बार फिर से मैदान में, उन्होंने प्रतिक्रिया में कहा है वोटिंग की अपील करते हुए कि हमारे समर्थक 80% हैं वोटर्स में से, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो 20% ही निकलते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के 20% ही समर्थक हैं, लेकिन जब वो वोट देने निकलते हैं तो वो 80% की संख्या में निकलते हैं। तो ये क्या वाकई में वोटिंग परसेंटेज चिंता का सबब बनता जा रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज कहीं पर भी कम होता है तो उसका आकलन समय आने पर ही पता चलेगा कि कौन से पार्टी और कौन सी विचारधारा के पक्ष में ये गया है।
पर हितेश जी, आप हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जागरूकता के लिए सभी से अपील करें कि वो वोट जो अभी तक भी नहीं देकर आए वो घर से निकले। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी ने भी अपने तरीके से शायद प्रेरित करने का काम किया कि प्रत्येक जो व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के साथ चलना चाहता है, सनातन के परचम को देखना चाहता है, देश के विकास को देखना चाहता है, विश्व में भारत की साख को देखना चाहता है, अंतिम व्यक्ति के प्रोग्रेस को देखना चाहता है, देश की प्रगति को देखना चाहता है, वो बाहर निकलकर वोट दे और ये 100% जाना चाहिए। मुझे लगता है, मेरा ये मानना है और आपका भी यही मानना होगा। जी तो नेहा जी, आपसे एक और सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि वाकई में वोटिंग प्रतिशत काफी मायने तो रखता है, लेकिन इस बार जैसे हम महिला वोटर्स पर पहले भी चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरह से 1 लाख रुपए देने का जो वादा है, क्या आपको लगता है कि ये मैनिफेस्टो में जो अहम वादा कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस का ये मानना है कि महिला वोटर्स इस वजह से उनकी तरफ इस बार आएंगे, ये एक बड़ी चुनौती क्या आप मानते हैं? देखिए, वोटर्स बहुत जागरूक हो गए हैं। अब ये कांग्रेस का जो गरीबी हटाओ का 70-75 से नारा चला आ रहा था, या उससे भी पहले से, आजादी के बाद से, उसमें नहीं फंसने वाले। महिला वोटर्स को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर ठगा गया, आज हिमाचल में जो ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनी हुई है, वहां महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में सरकार है, कर्नाटक में लाभ नहीं मिल रहा, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आके चली गई, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तेलंगाना में नहीं मिल रहा है। और एक नहीं, अनेकों फुटेज मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ, क्योंकि लगातार चुनावी चर्चा में महिलाओं से ये पूछा गया इन राज्यों में। मैंने पूछा था कि केवल 55 साल में 5 योजनाएं बता दीजिए। आपने देखा ना कैसे जलेबी बनाई, कहां कहां गए। मैं भी बता सकती थी कि आपके एक मुख्यमंत्री टंचमाल कहते हैं, एक मुख्यमंत्री आइटम कहते हैं फर्जी प्रकरण दर्ज कराती हैं महिलाएं, ऐसे अनोखों हैं। और मैं एक सांस में आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, सुरक्षित मातृत्व योजना हो, जनधन खाता योजना। नेहा जी, 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। स्क्रीन पर हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। HD देवेगौड़ा दरअसल वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं और ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बकायदा कंधे का सहारा उनको दिया गया है और ये वोट पहुंचे। ये भारतीय राजनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है HD देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री, और वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कर्नाटक में भी चूंकि 14 सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। जी नेहा जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा संक्षेप में। तो ये मूल अंतर दिखाता है, महिलाओं ने ये निर्णय कर लिया है कि जिनने उनके जीवन स्तर को सुधारने का काम किया, जिस तरीके से मोदी जी ने विमेन सेंट्रिक नहीं, विमेन लेड गवर्नमेंट चलाने का काम किया है, उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। चाहे पैरा ओलंपिक्स में महिलाओं की संख्या बढ़ना हो, चाहे 3 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य हो, चाहे आने वाले समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कड़ा फैसला लेना हो, तो एक नहीं अनेकों योजनाएं महिलाओं पर आधारित की। और इसीलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर 14 में, 19 में और अब 24 में वो मतदान करने जा रही हैं। आपको ये जब परिणाम आएंगे 4 जून को, तो ये स्पष्ट दिखाई भी देगा। बिल्कुल, जब परिणाम आएंगे 4 जून को, तो मैं ये बता दूं कि सबसे पहले IBC 24 तमाम सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएगा। नेहा बग्गा जी की इस बात पर मैं प्रतिक्रिया जल्दी से धनंजय जी से ले लूं। धनंजय जी, समय की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि लगातार हमें हर सीट की कवरेज भी दिखानी है, वहां मतदाताओं की रिपोर्ट भी दिखानी है, तो जरा संक्षेप में जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा। देखिए, पूरे देश की महिलाएं समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी ने तो 10 साल में उनके खिलाफ जो काम किया है, चाहे महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा हो, चाहे महिलाओं को गृहस्थ जीवन में तकलीफ हो, चाहे महिलाओं के हाथ से काम काज छीना गया हो, या महिलाओं की सुरक्षा की भावना हो, या महिलाओं के साथ दुराचार करने वाले, अपराध करने वालों को संरक्षण देना हो, महिलाएं समझ चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, आज वो महिलाएं कह रही है कि हमें भाजपाइयों से बचाओ, हमें सबसे ज्यादा कोई खतरा है तो भाजपाइयों से खतरा है। महिलाओं के साथ गृह में जो हिंसा है वो बढ़ने काम हुआ है। महिलाएं जो खुद सक्षम थी, आज उनके हाथ से काम काज छीना गए। छत्तीसगढ़ में भी मोदी की गारंटी के नाम से महिलाओं को धोखा दिया गया। विधानसभा चुनाव में 80 लाख फॉर्म जमा कराते, एक लाइन सिर्फ मुझे बोलने का अवसर दीजिए। तो पूरी तरीके से धोखाबाजी नरेंद्र मोदी जी ने किया, चाहे मणिपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। और भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिए, जितने महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधी हैं वो भाजपा में सांसद के प्रत्याशी बने हुए हैं, भाजपा के बड़े पदों पर है। तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं तो कहता हूं कि बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जो आज नारा लगा। चलिए नेहा जी, बहुत संक्षेप में, मुझे ब्रेक लेना। नेहा जी, हितेश जी, जनता बहुत जागरूक है। उदासीनता देखिए कि 55 साल कांग्रेस ने राज किया, पर 5 योजनाएं कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बता पाए। और ये अगर प्रत्याशियों की बात करेंगे तो टंचमाल वाले कांग्रेस ने किया, उसको बेचने का नरेंद्र मोदी ने किया है।
आइटम कहने वाले कमलनाथ लड़ रहे हैं, हेमंत कटारे इनके नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कहते हैं कि 5-5 लाख रुपए लेके महिलाएं बिक जाती है, दीपक पटवारी ने प्रदेश के अध्यक्ष बने बैठे हैं, और सुनील सराफ से लेकर अगर मैं लिस्ट गिराऊं कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों स्पष्ट होता है। एक एक करके समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, एक एक करके बात करते हैं। बहुत अफसोस है कि आप नरेंद्र मोदी की तरह महिलाओं के अत्याचार में मौन रहो। चलिए, माहौल थोड़ा सा गर्मा गया है, लेकिन सरमन नगेली जी आपसे भी कमेंट चाहेंगे। ओवरऑल अपनी 1 घंटे की चर्चा के दौरान क्या लब्बो-लुबाब आप निकालते हैं? वोटिंग परसेंटेज जो निकल के सामने आ रहे हैं उससे क्या लब्बो-लुबाब निकालते हैं सरमन जी? देखिए, जो मतदान प्रतिशत तो अभी फाइनल तो नहीं आया, शाम तक ही आएगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि देश के मतदाताओं में और कार्यकर्ताओं में सभी राजनीतिक दलों के उत्साह है, मीडिया में भी उत्साह है, और ये उत्साह बना रहे हैं। और मध्य प्रदेश के पूरे देश के मतदाता अपना बहुत अच्छे से और उत्साह के साथ में मतदान करें और एक ऐसी सरकार बनाने में अपना योगदान दें जो देश के कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, वेलफेयर गवर्नमेंट के लिए और जो संविधान और लोकतंत्र में जो चीजें बताई गई हैं उस पर वो खरा उतरे। चलिए, तो कुल मिलाकर जो बहुत चीजें बताई गई हैं उन सब पर लगातार बातचीत होती रही। इन सब के बीच में हम अब ये भी बता रहे हैं कि दूसरे चरण के मतदान के लिए 4 घंटे का वक्त जो है अब वो पूरा हो चुका है। वोटिंग परसेंटेज भी निकल के सामने आ रहा है। अब तक 9 बजे तक का फिगर हमारे पास में आया और थोड़ी देर में हम 11 बजे तक के जो फिगर्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। मैनिफेस्टो में कहां किस पार्टी ने क्या जिक्र किया, चुनाव प्रचार में किस तरह से आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार किया, कांग्रेस पार्टी इसको किस कार्ड को किस तरह से सामने रख रही है, ये भी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। बातचीत भी हम लगातार मेहमानों से करते जा रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही वोटिंग परसेंट हमें तेज जी सभी को बता दें। राजनांदगांव में 14.53% वोटिंग अब तक हो चुकी है। इधर डोंगरगढ़ की बात करें तो 8.39% वोटिंग, कवर्धा में 13% मतदान हो चुका है। तो विधानसभा वार आपको वोटिंग प्रतिशत भी बता रहे हैं। देखिए, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में 3 घंटे पूरे होने के बाद दूसरे चरण के मतदान में क्या वोटिंग परसेंट निकलकर सामने आया है, ये आप तक पहुंचा रहे हैं।